नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीसिप 3.1 का चैप्टर नंबर 16 वेल्डिंग कंज्यूमेबल। तो वेल्डिंग कंज्यूमेबल में अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने पूरा कंटेंट के बारे में डिस्कस किया और टिपिकल ड्यूटी ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर का बिफोर वेल्डिंग, आफ्टर वेल्डिंग एंड ड्यूरिंग वेल्डिंग, क्या इंस्पेक्शन का ड्यूटी, वेल्डिंग इंस्पेक्टर का क्या ड्यूटी होता है उसके बारे में डेप्थ में डिस्कस किया। विजुअल इंस्पेक्शन कैसे करते हैं तो उसके बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस किया कि भाई कितना लेंथ होना चाहिए, 600 लेंथ, और एंगल जो है 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सॉरी 30 से ज़्यादा होना चाहिए, और 600 से कम में उसका लेंथ होना चाहिए। वो सब चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया कि हमारा आंखों से कैसे विजुअल करना, कितना एंगल रखना चाहिए, वो सब चीज़। उसके बाद हमने टर्म्स एंड डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया कि वेल्डिंग जो होता है उसका ग्रूव एंगल कैसा होता है, उसका वीविंग करते हैं तो कैसा जाता है, उसका हीट अफेक्टेड जोन क्या है, उसका वेल्ड जोन क्या है, उसका वेल्डिंग किसको बोलते हैं, टोई किसको बोलते हैं, और रूट किसको बोलते हैं, फाइनल किसको बोलते हैं, कैपिंग किसको बोलते हैं, वो सब चीज़ के बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। हीट अफेक्टेड जोन के बारे में, और उसका ग्रूव एंगल जो वी ग्रूव है, सिंगल वी कब यूज़ करने का, डबल वी कब यूज़ करने का, और उसमें एंगल कितना होता है, वो सब चीज़ के बारे में भी हमने पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। तो इसके बाद में हमने डिस्कस किया हमारा वेल्डिंग इम्परफेक्शन एंड मटेरियल इंस्पेक्शन के बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। और उसमें क्या हमने डिस्कस किया, जितना भी डिसकंटिन्यूटी होता है, वेल्डिंग इम्परफेक्शन जितना होता है, और कितना कितना एक्सेप्टेबल है, कितना नहीं एक्सेप्टेबल है, उसके बारे में पूरा डेप्थ में हमने डिस्कस किया। और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 17, वो दोनों जो चैप्टर है उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 40% क्वेश्चन, टोटल 148 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पांचों पेपर मिला के। टोटल 5 पेपर है, जनरल पेपर, स्पेसिफिक और जनरल, स्पेसिफिक, पाइप, प्लेट एंड मैक्रो। तो ये पांचों पेपर में से 148 क्वेश्चन टोटल रहते हैं, और वो 148 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा 40% क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 17 में आते हैं। तो सब लोगों को वो सब चीज देखना चाहिए। उसके बाद में डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में डिस्कस किया कि दो टाइप के क्वांटिटेटिव टेस्ट, दो टाइप के टेस्टिंग होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में जैसे कि हार्डनेस है, सॉरी क्वांटिटेटिव में जैसे हार्डनेस है, इम्पैक्ट टफनेस है, और हमारा टेंसाइल टेस्ट है, वो सब में हमको क्वांटिटी मेजर करना पड़ता है। क्वांटिटी हमारा एक रहेगा, कुछ नंबरिंग रहेगा, तो उसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव। जैसे कि हार्डनेस है हमारा 250 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, वो सब चीज़ हो गया एक क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव टेस्ट में क्या होता है कि भाई बैंड टेस्ट है, उसमें हमको विजुअली क्लियर करना पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि उसमें 5% बैंड चलेगा, 5-6%, ऐसा कुछ नहीं है। हमको विजुअली एक्सेप्ट करना है कि उसमें कुछ है, डिफेक्ट है कि नहीं है, वो एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, ऐसे ही हमको आंसर देना रहता है। तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट। तो वो सब चीज के बारे में हमने डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में डिस्कस किया, बिल्डिंग प्रोसीजर के बारे में डिस्कस किया, और बिल्डर क्वालिफिकेशन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस किया। विजुअल एग्जामिनेशन कंपलसरी है, पीटी एमटी दोनों में से कोई एक कंपलसरी है, आरटी यूटी दोनों में से कोई एक कंपलसरी है। फिर उसके बाद वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन करते हैं, डब्ल्यूपीएस बनाते हैं, तो उसमें टेंसाइल, बैंड एंड मैक्रो, ये तीनों तो कंपलसरी है। उसके बाद क्लाइंट अगर चाहता है तो अलग से हार्डनेस, कोरोजन और मैक्रो आप डलवा सकते हैं, ठीक है। वो तीनों चीज माइक्रो डलवा सकते हैं, ठीक है। वो तीनों चीज एक्स्ट्रा अगर रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा आपको मनी है, एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको कंट्रोल दे रहा है, तो क्लाइंट दे रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरली क्या होता है, टेंसाइल बैंड एंड मैक्रो, वो तीनों तो कंपलसरी ही है डब्ल्यूपीएस बनाने में। उसके बाद पीटी एमटी दोनों में से कोई एक, आरटी यूटी दोनों में से कोई एक, और विजुअल एग्जामिनेशन इतना कंपलसरी है। तो ये हमारा हो गया पीक्यूआर। पीक्यूआर बनने के बाद हमारा डब्ल्यूपीएस बन जाता है। डब्ल्यूपीएस, हम डब्ल्यूपीएस के हिसाब से फिर वेल्डर क्वालिफिकेशन करते हैं। वेल्डर क्वालिफिकेशन करने के टाइम हमको देखना है कि भाई वेल्डर जो है उसका स्किल कैसा है, उसका एसेंशियल वेरिएबल सब चीज देखना है, नॉन एसेंशियल वेरिएबल भी वैसे तो काउंट करना ही है, ठीक है। डब्ल्यूपीएस में हमको नॉन एसेंशियल वेरिएबल ही राइट करना कंपलसरी है। मटेरियल इंस्पेक्शन के बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। कार्बन का क्या काम है, क्रोम का क्या काम, क्रोम का कोरोजन रेजिस्टेंस, कार्बन का स्ट्रेंथ बढ़ाता है, मैंगनीज है वो क्रिप रेजिस्टेंस है, सॉरी मोली क्रिप रेजिस्टेंस है, मैंगनीज है टफनेस के लिए इंक्रीज करता है। तो सबका अपना अपना काम है। जैसा हमारा बॉडी है उसमें ब्लड सेल का कुछ काम अलग है, ब्लड का कुछ अलग काम है, ऊपर से वो हमारा स्किन है उसका काम अलग है, हेयर है उसका काम अलग है। तो सबका वैसे ही एक मटेरियल में भी एक पार्ट में, पार्ट बाय पार्ट हमारा बॉडी के हिसाब से कंपेयर करके वो भी समझाया है कि भाई क्रोम बॉडी में कम हो जाएगा, मटेरियल बॉडी जो है उसमें से क्रोम कम हो जाएगा, तो कोरोजन रेजिस्टेंस स्टार्ट होगा, क्योंकि फेरस ऑक्साइड बनना स्टार्ट होगा। तो क्रोमियम कार्बाइड और क्रोमियम ऑक्साइड बन के कोरोजन निकल जाएगा, तो मटेरियल वहां से सड़ना स्टार्ट होगा। तो वो सब चीज बारे में पूरा डेप्थ में हमने डिस्कस किया। मटेरियल इंस्पेक्शन के बारे में कोड एंड
स्टैंडर्ड के बारे में एकदम दो ही पेज का है तो वो आप हाथ से कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल्डिंग सिंबल जो है उसके बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस किया कि भाई एरो लाइन होता है तो क्या होता है, फ्लैग सिंबल कैसे दिखाते हैं, ऑल अराउंड वेल्ड मारना है तो कैसे दिखाते हैं, वो सब चीज के बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस किया हमारा चैप्टर नंबर 9 में। इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस में एमएमए विग एमएमए टिग मैग और एसडब्ल्यू के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन किया कि कांस्टेंट करंट प्रोसेस कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस के बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। एमएमए वेल्डिंग के बारे में भी पूरा 2 घंटे का हमने सेशन लिया, टिग वेल्डिंग का भी 2 घंटे का सेशन लिया। आज हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वेल्डिंग कंज्यूमेबल के बारे में। तो आज हमारा सेशन है वेल्डिंग कंज्यूमेबल। ओके, वेल्डिंग कंज्यूमेबल क्या है? वेल्डिंग कंज्यूमेबल आर डिफाइंड एज ऑल दैट यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द वेल्ड। देखो, प्रोडक्शन जब आपको स्टार्ट करना है तो वेल्डिंग कंज्यूमेबल मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। वेल्डिंग मानना है तो वेल्डिंग कंज्यूमेबल आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। तो वेल्डिंग कंज्यूमेबल ये है कि आपको ड्यूरिंग प्रोडक्शन वेल्ड आपको जो यूज करना रहता है, आपको फिलर देना रहता है, फिलर है या कंज्यूमेबल देना रहता है, उसी को वेल्डिंग कंज्यूमेबल बोलते हैं। ठीक है, दिस लिस्ट कुड बी इंक्लूडेड ऑल थिंग used up to the production of the weld, and however we normally refer the welding consumable those items used up by a particular welding process। अलग अलग वेल्डिंग प्रोसेस के लिए अलग अलग वेल्डिंग कंज्यूमेबल होता है। जैसे कि हमारा एसडब्ल्यू वेल्डिंग सॉरी हमारा आर्क वेल्डिंग, तो आर्क वेल्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वो हमारा जीटीडब्ल्यू वेल्डिंग है तो उसमें फिलर वायर यूज होता है, वो फ्लग जो है वो हमारा जनरली यूज होता है एसडब्ल्यू वेल्डिंग में, और गैसेज जो है वो टिग वेल्डिंग में जनरली यूज होता है, उसका सिलेंडर ऐसा होता है। तो इसके बारे में पूरा हम आज डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी हमने एएसएमई सेक्शन 2C ऑलरेडी हमने डेप्थ में लाइन बाय लाइन किया ही है, लेकिन यहाँ पे सिसिप का सवाल है तो सिसिप जो लोग एग्जाम कवर कर रहे हैं उसको ये चैप्टर होना चाहिए, पता होना चाहिए, और उसमें टेक्निकल टोटल इसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे और चारों 4 क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से देंगे, तभी आपको आपके लिए भी अच्छा है, पास होने का चांसेस ज्यादा है। व्हेन द इंस्पेक्शन वेल्डिंग कंज्यूमेबल अराइव एट द साइट, इंपॉर्टेंट दैट द इंस्पेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। आपके साइट पे कोई भी वेल्डिंग कंज्यूमेबल आता है तो सबसे पहले आपको साइज उसका इंस्पेक्शन करना है। आपने पीओ में जो दिया है साइज वही साइज का आया है, पीओ में आपने 400 लेंथ का दिया है और आपको 300 लेंथ का आ गया, तब क्या बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। आपने जितना पैसा दिया है, जितना कॉस्ट पे किया है मैन्युफैक्चरर को, उतना आपको रिटर्न दे नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ उसने कुछ गलत भेज दिया, तो आपको ध्यान रखना है उसका साइज प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। उसका स्पेसिफिकेशन, आपने E7018 मंगवाया और उसने E7018-1 भेज दिया, या E6018 भेज दिया, या E8018 भेज दिया, तब भी प्रॉब्लम है। आपको जो चाहिए वही आपको आना चाहिए, तो आपको वो भी चेक करना है, साइज तो चेक करना ही है, स्पेसिफिकेशन भी आपको चेक करना है, उसका कंडीशन कैसा है, आपको जो भेजा है साइट पे वो टूटा हुआ है, फटा हुआ है, स्लग अगर एसएमडब्ल्यू का E7018 है तो वो उसका फ्लक्स जो है वो नीचे गिर गया है या फिर डैमेज हुआ है, वो सब चीज आपको देखना है। फ्लक्स है तो फ्लक्स का किधर से कट गया है, फ्लक्स वहां से नीचे से निकल गया है, तो सब चीज देखना है आपको कि भाई उसका कैसे कंडीशन में भेजा है। उसने स्टोरेज, फिर आपको स्टोरेज के बारे में देखना है कि कैसे स्टोरेज करना है, और वो लोग जो भेजा है वो कैसे स्टोरेज में भेजा, आपने कैसे दिया था। देखो, ये सब चीज के बारे में सेक्शन 2C में हमने एक एक साइज कितना टाइप का होता है और का कौन सा स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, स्टोरेज करना है तो कैसे स्टोरेज करना है, कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितना रहना चाहिए, सब चीज पूरा डेप्थ में डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपको ये 4 चीज पता होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा कि व्हेन द इंस्पेक्टिंग वेल्डिंग कंज्यूमेबल अराइविंग एट अ साइट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फॉर इंस्पेक्शन। तो आपको ऑप्शन ए रहेगा साइज, ऑप्शन बी रहेगा टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन सी रहेगा कंडीशन, ऑप्शन डी रहेगा ऑल ऑफ अबव, ऐसा करके रहेगा। तो आपको ऑल ऑफ अबव भी देना है, और इसमें से कोई में से 3 क्वेश्चन आएंगे और कोई एक छूट जाएगा, और आपको ऑल ऑफ अबव रखेगा तो आपको वो भी आंसर देना है। अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया, कोई इसमें से कोई एक आंसर दिया और बाकी का 3-4 जो ऑप्शन है बदल दिया, तब आपको यही आंसर देना है। ठीक है, the checking of suitable storage condition for all consumable is critical part of welding inspector's duty। सबसे critical part है आपका welding inspector जो है उसमें आपका स्टोरेज कंडीशन है, सबसे क्रिटिकल पार्ट है। मैं थोड़े टाइम पहले यहाँ पे हजीरा में एक कंपनी है रिलायंस, उसमें इंस्पेक्शन किया था। ठीक है, तो क्या हो गया, वहां पे मैं जब इंस्पेक्शन करने गया तो उसका कोई स्टोरेज का कोई ढंग ठिकाना कुछ है ही नहीं। मेरा कहने का मतलब कंपनी बहुत अच्छा है, लेकिन जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, जो सब कॉन को में दिया गया है काम, वो एकदम पुअर है। तो कहने का मतलब ये है स्टोरेज आपको एज पर कोड होना चाहिए, और स्टोरेज कैसा होना चाहिए वो आगे आएगा तो मैं समझाएगा, लेकिन
स्टोरेज अगर प्रॉपर नहीं है तो आपका पूरा वेल्डिंग कंज्यूमेबल है डैमेज होने का चांसेस है और उसमें कुछ कांड होने का चांसेस है, हाइड्रोजन क्रैक आने का चांसेस है, पोरोसिटी आने का चांसेस है, बहुत सारा मसला ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया, वो होने का चांसेस है। ओके, कंज्यूमेबल फॉर एमएमए वेल्डिंग, सभी कंज्यूमेबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम आर्क वेल्डिंग का पहले स्टार्ट करते हैं। वेल्डिंग कंज्यूमेबल फॉर एमएमए, एमएमए मतलब मैन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, मतलब आर्क वेल्डिंग मतलब एसएमएडब्ल्यू वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, इसी की बात है। तो यहाँ पे सीसीप में एग्जाम में आप देने बैठेंगे तो हम एसएमएडब्ल्यू नहीं लिखा होगा, आपको एमएमएडब्ल्यू लिखा होगा, तो उसके हिसाब से आपको मैन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग के हिसाब से आपको नाम याद रखना है। वेल्डिंग कंज्यूमेबल फॉर एमएमए कंजिस्ट ऑफ कोर वायर टोट typically between 300 and 300 and 450, 350 and 450 लेंथ एंड उसका डायमीटर है 2.5 से 6 mm के बीच में होता है। देखो आपका जो इलेक्ट्रोड का लेंथ है वो 350 से 450 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, जनरली 350 लोग ज़्यादा लेते हैं, 450 के लोग एमएम के लेंथ वाला भी इलेक्ट्रोड ज़्यादातर लेते हैं, ठीक है। 2.5 का इलेक्ट्रोड ज़्यादा होता है, यूज़ होता है, 3.2 का यूज़ होता है, 4 का डाया का यूज़ होता है और 3.315 का भी जनरली यूज़ होता है, 6 डाया का बहुत रेयर केस में यूज़ होता है, 5 डाया का रेयर केस में यूज़ होता है, ठीक है। तो जनरली आपको क्या है वो पता होना है, कौन से साइज़ का होता है वो आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी ये कितना है क्या है, और एएसएमई सेक्शन 2C एसएफए 5.1 में हमने डिस्कस किया, 5.3 में, 5.4 में, सब में डिस्कस किया है, ठीक है। एमएमडब्ल्यू का वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड का साइज लेंथ विड्थ कितना होना चाहिए, उसमें फ्लक्स भी पीछे की साइड होल्डर लगाते हैं, उसमें कितना होल्डर में आप लगा सकते हैं, उतना फ्लक्स कितना छूटा होना चाहिए वो भी वहां पे लिखा। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोड का कंज्यूमेबल है, ऊपर फ्लक्स नहीं है, देखिए सबसे ऊपर में ये यहाँ पे जो मैं कर्सर वहाँ घुमा रहा हूँ उसका भी लेंथ विड्थ साइज वो सब दिया है। ये टेपरिंग कितना करना है 2.2 to 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोड डाया, वो भी कोड में दिया है सेक्शन 2C में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे ये उसका फर्स्ट पॉइंट है, इग्निशन पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट है, वहाँ पे भी उसको थोड़ा टेपर करना चाहिए। वहाँ पे कभी कभी लोग प्रॉपर इग्निशन मिले इसके लिए ग्रेफाइट भी कुछ कुछ लोग कुछ कंपनियां लगा के देती है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो आपको वो सब चीज देखना चाहिए कैसा होता है, आपको पता होना चाहिए। ओके, अदर लेंथ एंड डायमीटर आर अवेलेबल, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि अदर भी लेंथ और डायमीटर आपके पास अवेलेबल है, वो भी आप मंगवा सकते हैं, लेकिन जनरल टिपिकल साइज कितना होता है 350 से 450 और लेंथ उसका और डायमीटर है 2.5 से 6 डाया का जनरली इलेक्ट्रोड मार्केट में अवेलेबल स्टैंडर्ड साइज रहता है। तो वायर इज कवर्ड विथ एक्सट्रूड फ्लक्स कोटिंग, तो वायर आपने देखा होगा कि भाई वायर जो है वो फ्लक्स कोटिंग से कवर होता है। ये आपका एसएमएडब्ल्यू का इलेक्ट्रोड है, इसमें ये जो है वो बोर वायर है, ठीक है, उसके अगल बगल में ये जो लगाया है वो फ्लक्स है। तो वो जो फ्लक्स है वो क्या है, वो जनरली आपको कितना लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे उसका एक्सट्रूड फ्लक्स जनरली कैसा होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैं आपको बोलता हूँ, एक ये ऐसा पहले बेयर वायर बना देते हैं, बेयर वायर का प्रॉपर डायमेंशन में कटिंग कर देते हैं, फिर क्या होता है एक चॉकलेट टाइप रहेगा ये हमारा फ्लक्स, ठीक है, चॉकलेट या आप केक टाइप समझ लीजिए आप। वो जनरली लोग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हिसाब है, बॉयलर है, बहुत सारी कंपनियां हैं, वो सब उसको बोलती है केक। तो केक जो है केक टाइप का ही रहता है, उसको ऊपर से आपको फ्लो करना है और अंदर वो इलेक्ट्रोड को फ्लो करना है, तो वो प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से ऊपर उसके ऊपर डाई के अंदर फिट हो जाएगा और जो फ्लक्स है उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से लग जाएगा। फ्लक्स भी कैसा लगना चाहिए वो भी आगे आएगा तो मैं समझाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रूड फ्लक्स कोटिंग मतलब कि कोटिंग कैसे लगाना है। एक आप अपने एक जनरल में आपको कैसे समझाएगा कि एक आपका इलेक्ट्रोड का बोर वायर है, ठीक है, एक वायर जैसा है, उसके ऊपर आपको फ्लक्स लगाना है, तो क्या होगा एक डाई रहेगा, वो डाई के अंदर उसको डाल देना है, ऊपर से हॉल रहेगा और या साइड से हॉल रहेगा या उसके पैरेलल हॉल रहेगा, वहां से वो जैसे हम केक को जैसे दबाते हैं तो कैसे एकदम ढीला रहता है, वैसे ही वो फ्लक्स रहता है ढीला, उसको दबाएंगे तो पूरी अंदर फिट हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से अगल बगल में फ्लक्स उसमें कोटेड हो जाएगा। तो ऐसा जनरली होता है, ठीक है। तो कोर वायर इज जनरली लो क्वालिटी रिमिंग स्टील, तो कोर वायर है जनरली लो क्वालिटी और रिमिंग स्टील का होता है, और as the weld can consider as a casting and therefore the weld can be refined by the addition cleaning refining agent of the flux coated। देखो फ्लक्स कोटिंग होता है, खाली फ्लक्स आपने लगा दिया इसका मतलब क्या है हो गया क्लियर काम, ऐसा नहीं है।
फ्लक्स के अंदर भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी का टाइप का उसमें केमिकल कंपोजिशन डाला जाता है। कभी कभी प्रॉपर तरीके से इग्निशन कर देंगे तो वैसा उसके लिए पोटेशियम डाल दिया जाता है। फिर कभी कभी वहाँ पे धुआं निकालने के लिए उसके अंदर स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, इग्निशन इंप्रूव करने के लिए जनरली उसमें कुछ ना कुछ केमिकल ऐड कर दिए जाते हैं। तो कौन कौन से केमिकल है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी अभी आगे लिखा है, फ्लक्स कोटिंग कंटेन मैनी एलिमेंट एंड कंपोनेंट दैट ऑल हैव वैरायटी ऑफ जॉब ड्यूरिंग वेल्डिंग। क्योंकि वेल्डिंग के दरमियान तो बहुत सारा वैरायटी ऑफ जॉब रहता है, तो आपको उसमें जो फ्लक्स है उसमें क्या क्या डालना चाहिए। सिलिका जनरली डालते हैं। सिलिका क्यों डालते हैं, तो कि ऑक्सीजन को हमारा वेल्डिंग से रिमूव करने के लिए। अगर ऑक्सीजन वेल्डिंग से रिमूव नहीं होगा तो क्या कांड होगा, पोरोसिटी आएगा। तो ऑक्सीजन कैसे रिमूव होगा, तो सिलिका है उस वो जनरली क्या करे, जैसे ही मेटल के अंदर गिरेगा तुरंत वो इलेक्ट्रॉन खोजेगा किसी के पास से, तो ऑक्सीजन है उसको जल्दी दे देगा, तो सिलिकॉन ऑक्साइड बना देगा, सिलिकेट फेरो सिलिकेट बना देगा। ठीक है, उसका जनरली आप डीऑक्सीडेशन एजेंट भी बोल सकते हैं सिलिका को। क्यों, क्योंकि सिलिका जैसे ही डालते हैं उसके अगर वेल्डिंग मेटल में जहां पे भी ऑक्सीजन रहेगा उसको खींच के फेरो सिलिकेट बना देगा वो। ठीक है, वो एक केमिकल रिएक्शन वहां के ऑक्सीजन के साथ करेगा और वो निकल जाएगा और ऊपर में पपड़ी बन जाएगा। वेल्डिंग जब मारते हैं तो आपने देखा होगा स्लेग जो है ऊपर वेल्डिंग के ऊपर चिपक जाता है, तो वो क्या है, सिलिका, सिलिके की वजह से भी होता है। और सिलिका का खाली इतना ही काम नहीं है ऑक्सीजन को निकालना, वो मेटल को जल्दी से स्लो डाउन ऑफ कूलिंग रेट करता है। ठीक है, जल्दी से नहीं लेकिन स्लो डाउन ऑफ कूलिंग रेट से फायदा ये है कि आपका अंदर से हाइड्रोजन भी निकालेगा, निकलने का टाइम देगा। धीरे धीरे स्लो डाउन ऑफ कूलिंग रेट की वजह से ग्रेन रिफाइंड स्ट्रक्चर है वो भी प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग बनाएगा। तो सिलिका का खाली एक ही काम नहीं है, भले यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको एक ही ये चीज बोलता हूँ। ऑलरेडी सेक्शन 2C में हमने किया था कि सिलिका का क्या काम है। सिलिका इज मेनली एडेड टू deoxidizing agent is the form of the ferrosilicate which remove the oxygen, देखो remove oxygen from the weld metal by forming of oxide silica। ऑक्साइड सिलिका बना देगा तो क्या होगा, वहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा। और अगर वहां से ऑक्साइड सिलिका नहीं बनाएगा तो क्या कांड होगा, कांड ये होगा वहां पे ऑक्सीजन रह जाएगा वेल्ड मेटल के अंदर और वो वेल्ड मेटल के अंदर पोरोसिटी के रूप ले लेगा। तो यहाँ पे हमारा कहने का मतलब है कि सिलिका ऐड करते हैं फ्लक्स के अंदर। देखो बोर वायर है वो तो आपको आपको ऊपर बोल रहा है, बोला कि फ्लक्स कोटिंग हम लगाते हैं तो रिमिंग स्टील का रहता है। ठीक है, उसमें तो हम ज्यादातर ऐड नहीं कर सकते, उसमें तो जो केमिकल रहता है फिक्स रहता है वो तो फिक्स ही रहता है। तो हम क्या करेंगे, फ्लक्स के अंदर कुछ ऐसा केमिकल डालेंगे कि हमको वेल्डिंग का जो स्ट्रेंथ है, वेल्डिंग का टफनेस है उसमें भी इंप्रूवमेंट लाए, वेल्डिंग का साउंडनेस है वो भी इंप्रूवमेंट लाए। कुछ उसमें कांड हो रहा है जो पोरोसिटी का कांड होता है वो सब चीज को खींच ले, ऑक्सीजन को खींच ले, हाइड्रोजन को खींच ले, और स्लो डाउन ऑफ कूलिंग रेट भी धीरे धीरे भी स्लो डाउन एटमोस्फेरिक से उसको बचा के रखे। वेल्डिंग को मेल्टिंग जो हो रहा है उसको एटमोस्फेरिक की बचा के रखेगा। तो हमारे लिए भी फायदा है, वेल्डिंग के लिए भी फायदा है, वेल्डर के लिए भी फायदा है, सभी लोगों के लिए फायदा है। ठीक है, ओके, ये हो गया सिलिका का बात। मैंगनीज एडिशन ऑन 1.6% विल इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द टफनेस ऑफ द स्टील। ऑलरेडी हमने सेक्शन हमारा मटेरियल इंस्पेक्शन चैप्टर नंबर 6 आई थिंक, उसमें मटेरियल इंस्पेक्शन में एलिमेंट सब आया था, उसमें हमने डिस्कस किया था मैंगनीज कैसे टफनेस इंक्रीज करता है, उसका ग्राफ कैसे होता है, क्रीप रेजिस्टेंस कैसे होता है, और वो लो टेम्परेचर में क्यों डाला जाता है, लो टेम्परेचर इंप्रूव करने के लिए, इम्पैक्ट टफनेस इंप्रूव करने के लिए क्यों मैंगनीज को डाला जाता है, कितना परसेंट डालेंगे तो फायदा है। तो ये देखो, ये तो हो गया बोर वायर का था, वो हमने बात किया था। लेकिन यहाँ पे फ्लक्स में भी कुछ मैंगनीज डाल देते हैं ताकि स्ट्रेंथ बढ़ जाए और उसका टफनेस इंक्रीज हो। ये 1.6% आपको याद रखना है। ठीक है, 1.6% आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको मैंगनीज एडिशन अप टू 1.6% विथ improve ऑफ स्ट्रेंथ एंड टफनेस, इम्पैक्ट टफनेस एंड वेल्डेबिलिटी, ऐसा करके 5-6 ऑप्शन रहेगा। लो आपको खाली देखो, बहुत सारे ऑप्शन आपको ऐसा लगेंगे, ये भी ऑप्शन आता है, ये भी ऑप्शन आता है, कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा चारों ऑप्शन आता है, लेकिन आपको ये मोस्ट स्ट्रिंजेंट आंसर ही देना है। यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड टफनेस लिखा है तो आपको स्ट्रेंथ एंड टफनेस ही आंसर देना है। एक्चुअली वो वेल्डेबिलिटी भी इंप्रूव करता है, वेल्डेबिलिटी एंड टफनेस वो भी इंप्रूव, लेकिन आपको वो आंसर नहीं देना, आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड टफनेस लिखा है तो वही आंसर देना है। ओके, अभी मैंगनीज के बात हो गया, सिलिका का बात हो गया, वो फ्लक्स में हम डालते हैं। फिर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कंपाउंड आर एडेड दैट हैव मैनी फंक्शन। क्या है,
कभी कभी मेटालिक भी डालते हैं, कभी नॉन मेटालिक भी डालते हैं। सिलिका है वो ऐसे बोला जाए तो नॉन मेटालिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो एक पत्थर जैसा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ हम डालते हैं, तो उससे फायदा क्या होता है, डालने का रीजन क्या है, एड ऑफ आर्क इग्निशन प्रॉपर तरीके से बनाना, इम्प्रूव द आर्क स्टेबिलिटी। आर्क स्टेबिलिटी प्रॉपर नहीं है तो आप क्या होगा, आर्क प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं होगा। आर्क प्रॉपर तरीके से क्या प्लस और माइनस, मतलब मेरा कहने का मतलब बंद होगा स्टार्ट होगा, बंद होगा स्टार्ट होगा, ऐसा होगा तो वेल्डर को बहुत दिक्कत आएगा वेल्डिंग मारने में, और आर्क स्टैक भी बढ़ जाएगा, पोरोसिटी भी आने का चांस ज़्यादा हो जाएगा, और उसी की वजह से बाहर का एटमॉस्फेयर भी आपका वेल्ड मेटल के अंदर प्रॉब्लम करेगा। तो आर्क इग्निशन स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी की वजह से भी हम लोग जनरली फ्लक्स के अंदर मेटालिक और नॉन मेटालिक कंपाउंड डालते हैं। ओके, प्रोड्यूस द शील्डिंग गैस टू प्रोटेक्ट द आर्क कॉलम। कभी कभी आपने देखा होगा आर्क वेल्डिंग मारते हैं तो व्हाइट व्हाइट कलर का धुआं बाहर वेल्डिंग से अंदर से निकलता है, तो वो क्या है, वो जो है वो CO2 है। तो CO2 का काम क्या है, जैसे आर्गन का काम क्या है, आर्गन का शील्डिंग करना था, वैसे ये जो गैस धुआं निकलता है वो भी बाहर का एटमोस्फियर को मेटल के अंदर नहीं आने देगा, उसका भी काम है। खाली ऐसे ही वेल्डिंग मारते हैं इसी की वजह से निकलता है ऐसा नहीं है, वो जानबूझ के उसमें डाला जाता है ताकि हमारा वेल्डिंग का एटमोस्फियरिक जो कंडीशन है वो वेल्डिंग के अंदर इफेक्ट ना करे। उसी की वजह से जनरली आपने देखा होगा कि व्हाइट व्हाइट धुआं निकलता, दूर से आप देखेंगे, कभी कभी जो लोग प्रोजेक्ट में काम करते हैं वो लोगों ने देखा होगा कि दूर से आप देखेंगे तो धुआं निकलता रहता है, तो आपको पता चल जाएगा वहां पे वेल्डिंग हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो गुड वेल्डिंग है। जिसमें धुआं कम निकलता है वो प्रॉब्लमेटिक वाला है, जिसमें धुआं ज्यादा निकलता है वो वेरी गुड है। लेकिन भले ही एक बात अलग है कि वो हेल्थ के लिए इफेक्टिव है, लेकिन जो धुआं ज्यादा निकलेगा तो धुआं निकलने से आपका वेल्ड मेटल का जो आपका प्रॉपर्टी है वो भी प्रॉपर तरीके से अच्छे से रहेगा, और बाहर का एटमॉस्फेरिक आपको इफेक्ट नहीं करेगा आपका वेल्ड मेटल के प्रॉपर्टी के ऊपर, तभी आपका वेल्ड मेटल प्रॉपर्टी इंप्रूव होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिफाइन एंड क्लीनिंग द सॉलिडिफिकेशन वेल्ड मेटल। कभी कभी क्या ग्रैंड रिफाइनर डालते हैं, कभी नियोबियम डालते हैं, टिटेनियम डालते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि वो स्टेबिलाईजर है। तो स्टेबिलाईजर से क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन जो होगा वो प्रॉपर तरीके से होगा, एक दूसरे के लेन देन से होगा, इलेक्ट्रॉन की लेन देन से, ठीक है। यहाँ पे लेन देन जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरा माइक्रोबायोलॉजी के स्ट्रक्चर के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो आप ऐसा मत समझिए ये साला लेन देन यहाँ पे भी होता है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। बाहर की कक्षा जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन की वजह से एक दूसरे को देते हैं लेते हैं, जिसको चाहिए वो लेता है, जिसको चाहिए नहीं चाहिए वो देता है, तभी वो प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग होता है। तो उसी की वजह से भी हम कभी कभी रिफाइन करने के लिए भी, वो सॉलिडिफिकेशन भी प्रॉपर तरीके से करने के लिए भी हम नॉन मेटालिक और मेटालिक कंपाउंड डालते हैं। ओके, फॉर द स्लेग विथ प्रोटेक्ट द सॉलिडिफिकेशन वेल्ड मेटल। वो स्लेग जो है वो सॉलिडिफिकेशन वेल्ड मेटल है उसको प्रोटेक्ट करता है, ऊपर का जो हमारा वेल्डिंग है वो प्रॉपर तरीके से वहां पे बैठ जाएगा, ताकि जब तक ठंडा नहीं होता है तब तक बाहर का एटमोस्फियर को वो अंदर घुसने नहीं देता, ऊपर स्लेग आ जाता है, ठीक है। तो उसी की वजह से भी हमको बहुत फायदा है स्लेग का, ठीक है। फ्रॉम द स्लेग विच प्रोटेक्ट द सॉलिडिफिकेशन वेल मेटल, एड द अलोइंग एलिमेंट। अलोइंग एलिमेंट जो है वो भी ऐड हम कभी कभी करते हैं, कभी कभी हम उसमें मैंगनीज डालते हैं। मैं ऊपर अभी पहले बोला कि अलोइंग एलिमेंट भी कभी कभी डाल दिया जाता है, कभी कभी नियोबियम डाल दिया जाता है, कभी कभी टिटेनियम, वो सब अलोइंग एलिमेंट है। तो वो डालने से हमको फायदा यह है, स्टेबिलिटी आपका वेल्डिंग का अच्छा रहेगा, और वेल्डिंग में कोई पोरोसिटी आने का चांस कम रहेगा। कंट्रोल हाइड्रोजन कंटेंट ऑफ द वेल्ड मेटल। हाइड्रोजन कंटेंट जो है, हाइड्रोजन सबसे बड़ा हमारा इनेमी है। हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन क्रैक लाएगा। ऑलरेडी मैं पहले भी सेशन में समझाया कि हाइड्रोजन क्रैक क्यों आता है, वेल्ड मेटल के अंदर हाइड्रोजन है वो बैठ जाएगा। वो क्या करेगा, हाइड्रोजन का टेंडेंसी ऐसा है 300 डिग्री टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में हाइड्रोजन क्या होगा, वो वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा, एक्टिव होना स्टार्ट होगा। जैसे क्रोमियम है वो 400 डिग्री से 800 डिग्री के बीच में वो एक्टिव होता है, वैसे हाइड्रोजन है वो हमारा 300 डिग्री के अंदर नीचे रहेगा टेम्परेचर, तो वो एक्टिव होगा। एक्टिव होगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, वो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन चाहिए या किसी को मार के देगा। लेकिन यहाँ पे तो वेल्ड मेटल सॉलिडिफिकेशन हो गया है, तो वो किसी को दे भी नहीं सकेगा, किसी से ले भी नहीं सकेगा। तो क्या करेगा, वो एटमोस्फिरिक में निकलने का कोशिश करेगा, और वो एटमोस्फिरिक से जहाँ से वो निकलेगा, वाइब्रेट होके होके निकलेगा, कैसे भी करके, कितना भी बॉन्ड आपका मजबूत हो, लेकिन हाइड्रोजन निकलेगा तो वहां से क्रैक करता जाएगा, और वहां से जैसे ही निकलता जाएगा
आएगा वहाँ पे क्रैक जनरेट होगा और हाइड्रोजन क्रैक आएगा। जनरली हाइड्रोजन क्रैक को कोल्ड क्रैक भी बोलते हैं, क्योंकि वो आप डिले क्रैक भी बोलते हैं, क्योंकि आफ्टर वेल्डिंग के बाद थोड़ी टाइम के बाद आता है, 72 आवर्स के तक आता है। 42 से 72 आवर्स वेल्डिंग मार दिया, उसके बाद 42 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में आता है। ऑलरेडी हाइड्रोजन क्रैक में हमने पूरा डेप्थ में डिस्कस किया है, ठीक है। from a cone at the end of the electrode which direct to the arc, तो आपको कौन जो है वो भी इसके हिसाब से देखना चाहिए, वो उसी की वजह से भी डालते हैं। इलेक्ट्रोड फॉर द एमएमए मतलब एसएमएडब्ल्यू आर ग्रुप्ड डिपेंडिंग अपॉन द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द फ्लक्स कोटिंग। देखो बाहर का फ्लक्स कोटिंग कैसा रखना है वो किसके ऊपर डिपेंड है, उसका ग्रुप है। हमने ऑलरेडी बोला है कि 3 टाइप का हमारा इलेक्ट्रोड रहता है, रूटाइल, बेसिक और सेल्यूलोज। जनरली रूटाइल जो है वो हाई प्रोडक्शन में डिपोजिशन ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे रूटाइल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। जहाँ पे रूट अच्छा सा मारना है वहाँ पे सेल्यूलोज इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमारा हाइड्रोजन का बहुत मसला रहता है, हाई क्वालिटी वेल्ड मारना है, वहाँ पे बेसिक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यूज होता है। रूटाइल इलेक्ट्रोड मतलब E7018, जो 8 है रूटाइल इलेक्ट्रोड मतलब ये नहीं, लेकिन जो 8 है वहां पे 0 1 रहेगा तो बेसिक सॉरी सेल्यूलोज इलेक्ट्रोड समझना है हमको, और 0 1 अगर रहेगा तो सेल्यूलोज, 2 3 एंड 4 रहेगा तो हमारा रूटाइल इलेक्ट्रोड, एंड हमारा 5 6 7 8 रहेगा। 7 अभी जनरली बहुत कम यूज होता है, लेकिन 5 6 8 होगा तो हमारा उसको बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रोड। E7018 तो मतलब हो गया बेसिक, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ E7018 मतलब बेसिक। E7010 तो हो गया सेल्यूलोज। E7011 तो हो गया सेल्यूलोज। E7013 तो हो गया रूटाइल। E7014 तो हो गया हेवी रूटाइल। E7015 तो हो गया बेसिक। E7016 तो हो गया बेसिक। E7018 तो हो गया बेसिक। तो मैं यहाँ पे मेरा कहने का मतलब लास्ट जो नंबर है वो चेंज होगा तो हमको पता चलेगा उसका क्या क्लासिफिकेशन है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सब चीज समझ में आया होगा। ओके, अभी रूटाइल इलेक्ट्रोड है उसमें क्या हो, जनरली व्हाइट धुआं निकलता है, उसमें भी CO2 रहता है, बेसिक में भी CO2 रहता है, और सेल्यूलोज है उसमें हाइड्रोजन प्लस CO2 रहता है, ठीक है। क्योंकि सेल्यूलोज में 50% से ज़्यादा 70% से ज़्यादा हाइड्रोजन हमारा फ्लक्स में रहता है, तो उसी की वजह से वहाँ पे हाइड्रोजन क्रैक आने का चांसेस ज़्यादा रहता है सेल्यूलोज इलेक्ट्रोड में। इसी के लिए जनरली लोग कम यूज़ करते हैं, खाली रूट में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। रूटाइल इलेक्ट्रोड जहाँ पे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है वहाँ पे रूटाइल इलेक्ट्रोड यूज होता है, जहाँ पे हमको बेसिक इलेक्ट्रोड यूज करना है, हमें हाई क्वालिटी वेल्डिंग यूज करना है, वहाँ पे हमको बेसिक इलेक्ट्रोड यूज करना चाहिए। ओके, कंस्टिट्यूट क्या होता है, रूटाइल इलेक्ट्रोड में टिटेनिया डाला जाता है, और बेसिक इलेक्ट्रोड में कैल्शियम कंपोनेंट डाला जाता है, और सेल्यूलोज इलेक्ट्रोड में सेल्यूलोज डाला जाता है। सेल्यूलोज मतलब क्या, वो जो हमारा पेड़ रहता है, पेड़ पौधे का वो जो हमारा वो रहता है, पत्ती रहता है, वो सबको सेल्यूलोज बोलते हैं, ठीक है। जनरल जस्ट एक्सप्लेन के लिए मैं समझाया। हमारा जो ट्रीज रहता है, ट्री, वो ट्री का जो भी रहता है वुड, वो सब सेल्यूलोज में गिना जाता है, ठीक है। एच है जस्ट एग्जांपल के लिए मैं समझाया, ऐसा मत समझिए कि यही सेल्यूलोज है, ये तो होता ही है, बाकी उसमें कुछ पार्टिसिपेट भी ऐड करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम बेसिक इलेक्ट्रोड में ट्रिप्ड विथ कार्बन कंपाउंड एंड विच आर आर्गन इग्निशन। देखो आगे थोड़ा उसने टेपर किया है तो उसमें क्या होता है, कार्बन उसमें थोड़ा डाल दिया जाता है। कार्बन क्या है, प्रॉपर तरीके से जलाएगा। ग्रेफाइट यहाँ पे लगा दिया जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि ब्लैक ब्लैक कलर का यहाँ पे कुछ लगा हुआ रहता है, फिर वो है वो ग्रेफाइट लगाया है ताकि प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग ऑफ आर्क इग्निशन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो, ठीक है। उसी की वजह से उसको वहां पे लगाया जाता है। ओके, अभी क्या है यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड दिखाया है BSEN के स्टैंडर्ड के हिसाब से, यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। ई का मतलब है इलेक्ट्रोड, 46 का मतलब है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ। 46 मतलब यहाँ पे देखिए 46 यहाँ पे दिखाया है, मैं यहाँ पे हमारा कर्सर घुमा रहा हूँ, वहाँ पे 530 टू 630 टेंसाइल स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से। यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ पाउंड पर स्क्वायर इंच के हिसाब से अगर देंगे, PSI के हिसाब से देंगे तो वो हमारा ब्रिटेन स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया है। यहाँ पे न्यूटन पर mm स्क्वायर में दिया है, तो आपको यही याद रखना है, ठीक है। ई का मतलब आपका इलेक्ट्रोड हो गया। 46 का मतलब यहाँ पे टेबल में दिया है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ 46 मतलब 460 उसका यील्ड स्ट्रेंथ हो गया, एलोंगेशन उसका 20 हो गया, और हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ 530 टू
टू 680 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर हो गया। 3 का जो मतलब है वो इम्पैक्ट टफनेस का होता है, अगर 3 है तो -30 डिग्री, 2 है तो -20 डिग्री, 4 है तो -40 डिग्री, 5 है तो -50 डिग्री, 6 है तो -60 डिग्री। मैं यहाँ पे एक जनरल बात कर देता हूँ, कोड में क्लियर लिखा है कि स्टेनलेस स्टील है वो -196 तक भी इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे खाली -60 यहाँ लिखा है, इसका मतलब यहाँ तक ही ऐसा नहीं है, माइनस आप 196 तक भी इम्पैक्ट टफनेस कर सकते हैं स्टेनलेस स्टील में। ठीक है, कोड में ये लिखा है, आप देखेंगे तो आपको सेक्शन 8 डिवीजन 1 में क्लियर लिखा है, तो आप समझेंगे। ओके, ये हो गया ई का मतलब इलेक्ट्रोड, 46 का मतलब हमारा यील्ड स्ट्रेंथ हो गया 460 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। 3 का मतलब हो गया यहाँ पे -30 डिग्री का इसका इम्पैक्ट टफनेस हो गया, अगर 2 है तो -20 डिग्री। 1 निकल मतलब क्या हो गया, इसका केमिकल कंपोजिशन है 1 निकल का मतलब उसमें 1.4% मैंगनीज और मोली उसमें नहीं है, और हमारा 0.6 से 1.2% उसमें निकल है। तो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन के लिए 1 निकल का मतलब हो गया। बी जो है वो हमारा जनरली बेसिक है, ए है तो एसिड है, एसिडिक है, बी है तो बेसिक है, सी है तो सेल्यूलोज है, आर है तो रूटाइल है, आर आर है तो थिक कोटेड रूटाइल है, और आर सी है तो रूटाइल सेल्यूलोज है, रूटाइल एसिडिक है, और रूटाइल बेसिक है आर बी। तो ठीक है, यहाँ पे बी का मतलब ये हो गया। ओके, अभी 5 का मतलब ये यहाँ पे ई का मतलब इलेक्ट्रोड हो गया, 460 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर उसका ई स्ट्रेंथ हो गया। 3 का मतलब इम्पैक्ट -30 डिग्री हो गया। 1 निकल मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन हो गया। बी जो है वो बेसिक इलेक्ट्रोड हो गया। सी है तो यहाँ पे सेल्यूलोज, ए है तो एसिडिक, आर है तो रूटाइल इलेक्ट्रोड, वो हो गया। 5 जो है उसका मतलब यहाँ पे कौन सा पोलरिटी है वो मतलब हो गया। अगर 5 है तो हमारा ए सी प्लस डी सी, सॉरी एसी और डीसी पॉजिटिव पोलैरिटी। अगर यहाँ पे 1 है तो एसी प्लस डीसी पॉजिटिव पोलैरिटी, एंड 2 है तो डीसी पोलैरिटी। तो यहाँ पे ये 5 जो नंबर है वो पोलैरिटी डिफाइन करता है। 4 जो है वो पोजीशन डिफाइन करता है। 1 है तो ऑल पोजीशन, 2 है तो ऑल पोजीशन विथ एक्सेप्ट वर्टिकल, वर्टिकल को गिनने नहीं है लेकिन बाकी की सब पोजीशन। यहाँ पे 2 का मतलब हो गया। 4 का मतलब यहाँ पे हो गया फ्लैट बट वेल्ड एंड फ्लैट फिलेट वेल्ड ही मार सकते हैं आप, ओरिजेंटल वेल्डिंग नहीं मार सकते। 4 का मतलब यहाँ पे ये हो गया। H5 मतलब हाइड्रोजन परसेंटेज कितना है, H5 मतलब 5 ml पर 100 ग्राम, इसका मतलब ये हुआ। H10 मतलब 10 ml पर 100 ग्राम, 15 का मतलब है 15 ml पर 100 ग्राम। लेकिन आपको याद रखना है 8 ml से कम हाइड्रोजन रखना चाहिए। तो ये हो गया हमारा उसका डिस्क्रिप्शन, इलेक्ट्रोड का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हो गया। ठीक है, अभी आएगा जैसे जैसे वैसे मैं समझाता जाएगा। बीएससीएन देखो ये भी आप तब आपको याद रखना है। इसमें ये सब चीज़ तो आपका क्लोज बुक है, ओपन बुक है, उसमें ओपन बुक तो नहीं है लेकिन ये याद रखना नहीं है जनरली। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन सिस्टम किस में दिया है, EN 499, ये क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक, तो आपको याद रखना है। ओके, इसमें दो मेथड है, एक ए मेथड एक बी मेथड। ऑलरेडी मैंने ऊपर समझाया, वही यहाँ पे ए मेथड में दिया है और बी मेथड में भी दिया है कि क्या क्या है उसका। इसके लिए मुझे इसमें ज़्यादा जाने का ज़रूरत नहीं है। ए मेथड में जनरली क्या होता है, बी मेथड में क्या होता है, सब में मोस्टली सेम ही है, ज़्यादा इम्पैक्ट प्रॉपर्टी का थोड़ा चेंज है। तो अब मुझे ये समझाने का ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आप समझ जाएंगे, खाली देखेंगे तो कि उसमें टाइम में बिगाड़ता नहीं हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन स्केल आपको ये याद रखना है। Hydrogen scale, diffusible hydrogen is indicated in the same way of the both method where R backing of amount of hydrogen is ml per 100 gram वेल्ड मेटल in H5। तो मतलब हो गया इज इक्वल टू 5 ml पर 100 ग्राम ऑफ वेल्ड मेटल। ये 5 ml क्या है, ये वेल्ड मेटल आप वेल्डिंग मारते, कोई आपके पास एक इलेक्ट्रोड है E7018-H5, ऐसा करके आपके पास इलेक्ट्रोड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ वो इलेक्ट्रोड का आप जब वेल्डिंग मारेंगे तब क्या कांड होगा, तब कांड ये होगा आप जब डिपोजिशन वेल्डिंग होता है, फ्लक्स जो निकलता है और वो जो हमारा बेयर वायर है वो डिपोजिट होता है वेल्ड मेटल के अंदर, तो क्या होगा उसमें हाइड्रोजन जो है वो वेल्ड मेटल के अंदर 100 ग्राम आप डिपोजिशन करेंगे तो 5 ml तक आपका वेल्ड मेटल के अंदर घुसेगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। तो अच्छा इलेक्ट्रोड है ये है कि 100 ml पर 8 ml पर 100 ग्राम में रहेगा तो गुड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है।
अदरवाइज हमारा प्रॉब्लम है, उसको बेकिंग करना पड़ेगा। वो सब हाइड्रोजन फ्लक्स के अंदर बैठ जाता है। फ्लक्स का क्या काम है? फ्लक्स के अंदर बहुत सारा इम्प्यूरिटीज रहता है, बहुत सारा कांड होता है। तो फ्लक्स में क्या होता है, जब वेल्डिंग नहीं मारते, इलेक्ट्रोड जो है वो मार्केट में ऐसे ही पड़ा है, तब क्या होगा, जब इलेक्ट्रोड ऐसे ही हमारे पास पड़ा है, तब एयर में से हाइड्रोजन अंदर घुसेगा। क्यों? क्योंकि एयर का हाइड्रोजन फ्लक्स में इसके लिए घुसेगा क्योंकि वहाँ जो फ्लक्स है वो इम्प्यूरिटीज उसमें बहुत सारा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी से हाइड्रोजन को मिल जाएगा, इसके लिए वो फ्लक्स में बैठने का ज़्यादा कोशिश करेगा। तो उसी की वजह से जनरली क्या होता है कि हाइड्रोजन है उसको बहुत अच्छा फीलिंग होगा वो फ्लक्स के अंदर, उसी की वजह से जैसे ही हम एयर में रखते हैं तुरंत बैठता है। इसी की वजह से हम बेकिंग करते हैं। बेकिंग कितना करते हैं? जनरली कोड में दिया है कि अगर एस एफ 5.1 में देखेंगे तो बेकिंग हमको करना है 260 टू 425 डिग्री टेम्परेचर बेकिंग करना है 1 से 2 आवर्स तक। तो वो करने से आपको फायदा ये है कि भाई यहाँ से हाइड्रोजन वो निकल जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाइड्रोजन उसमें से छूट जाएगा। जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका फ्लक्स में हाइड्रोजन नहीं रहेगा, फिर वैसा इलेक्ट्रोड आप वेल्डिंग मारेंगे तो वेल्ड मेटल के अंदर डिपॉजिट भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना है। एडब्ल्यूएस के हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो ई का मतलब क्या होता है, ये सब क्या मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। ई जो है वो इलेक्ट्रोड है, 80 × 1000 करना है तो पाउंड पर स्क्वायर इंच उसका स्ट्रेंथ है, वो पाउंड पर स्क्वायर इंच जो ब्रिटेन स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसको 1000 करना है तो इतना हो गया। वन का मतलब है यहाँ पे सी, तो सी जो है वन का मतलब यहाँ पे है हमारा पोजीशन है, ठीक है। और 8 का मतलब है हमारा कौन सा टाइप का फ्लक्स हमने यूज किया है वो, और जी है वो डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन कैसा होना चाहिए वो सब चीज के बारे में। डी मतलब यहाँ पे देखिए डी लिखा है तो भाई AWS 5.5 के हिसाब से या 5.1 के हिसाब से जो भी है वहाँ पे केमिकल कंपोजिशन अगर A1 लिखा है तो उसमें 0.5 मोल ही रहेगा, B1 लिखा है तो वहाँ ऑलरेडी हमने 2031.3 AWS सॉरी ASME सेक्शन 2C उसमें SF है 5.5 में हमने पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। B1 का मतलब, B2 का मतलब, B3 का मतलब, C1 C2 C3 ऐसे नीचे जाते जाएंगे और 2 3 4 ऐसे नीचे जाते जाएंगे। मटेरियल का हार्डनेबिलिटी इंक्रीज होता है, वो सब चीज़ वहाँ पे हमने डिस्कस किया है। जो लोग को ज़्यादा डेप्थ में जाना है वो लोग करेंगे तो उसमें ज़्यादा पता चलेगा। ओके, ये हो गया हमारा। ई का मतलब हमको समझ में आ गया, 80 का मतलब समझ में आ गया। ई 80 मतलब 80,000 पाउंड पर, उसको 1000 करना है। 80 मतलब 80 × 1000 तो 80,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच उसका स्ट्रेंथ हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया। वन जो है वो पोजीशन हो गया, जिसमें यहाँ पे बी में दिखाया है वेल्डिंग पोजीशन। वन का मतलब ऑल पोजीशन हो गया, टू का मतलब फ्लेट बट एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फ्लेट वेल्डिंग पोजीशन, एंड थ्री जो है फ्लेट ओनली। और 8 का मतलब हमारा कोटिंग कैसा है इलेक्ट्रोड का, उसका मतलब ये हो गया। अगर यहाँ पे 0 1 है तो सेल्यूलोज है, 2 3 4 है तो रुटाइल है, और 5 6 और 8 है तो बेसिक है। मैं आपको एक हाईलाइट करता हूँ, वो आपको याद रखना है, E6024 ऐसा करके होगा, ठीक है। मैं एक मिनट में एक हाईलाइट करता हूँ, वो आपको क्वेश्चन आएगा, आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है वो आपको देखना है, ठीक है। E हाँ, ये जो है इसका मतलब हो गया हैवी रूटाइल, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। ये जो हाईलाइट किया वो क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही, आपको याद ही रखना है। कैसे याद रखना है वो आप जानो, लेकिन आपको E7024 या E6024 ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्या डिफाइन करता है, उसका कोटिंग कैसा रहता है, तो रूटाइल प्लस 50% ऑफ Fe पाउडर, तो ये आपको याद रखना है। ओके, इंस्पेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू MMA कंज्यूमेबल इंस्पेक्शन कैसे करेंगे आप? जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है उसका प्रॉपर तरीके से राउंड में अच्छे से फ्लक्स रहना चाहिए। कभी कभी वेल्डर आपको कंप्लेन करता है कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रोड है वो एक साइड से जलता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उसका कॉन्सेंट्रिसिटी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि फ्लक्स जो चढ़ा है उसके ऊपर वो प्रॉपर तरीके से नहीं चढ़ा है। तो कभी कभी देखो ऐसा इलेक्ट्रोड, ये जो बोर वायर है और एक साइड फ्लक्स ज्यादा चढ़ गया, यहाँ पे ज्यादा फ्लक्स चढ़ गया, यहाँ पे कम फ्लक्स चढ़ गया, तो कम फ्लक्स चढ़ गया वो साइड से ऑपोजिट साइड में हमारा इलेक्ट्रोड भागेगा। हम कितना भी ट्राई करेंगे वहां पे कंसंट्रेशन करने का, वेल्डिंग मारने के टाइम वेल्डर कितना भी ट्राई करेगा, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रिसिटी उसका प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर तरीके से वो फ्लक्स चढ़ाया हुआ नहीं है, तब वो इलेक्ट्रोड दूसरी साइड भागेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोड भागेगा।
ठीक है, वेल्डिंग मारने के टाइम। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, उसी की वजह से क्रैक भी आने का चांसेस है। चिपिंग भी प्रॉपर तरीके से देखो, कभी कभी देखा होगा आपने कि ये जो क्रैक है यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, यहाँ पे ये एक क्रैक दिखाया है, तो ये क्रैक क्यों आता है? कभी कभी उसके ऊपर वेट ज़्यादा पड़ जाता है, कभी फ्लक्स ज़्यादा हो जाता है, कभी बेकिंग ज़्यादा हो जाता है, होल्डिंग ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत सारा फ्लक्स नीचे गिर जाने का बहुत सारे रीज़न होते हैं, कुछ एक रीज़न नहीं है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। पानी के अंदर गीला हो गया इलेक्ट्रोड, तो उसी की वजह से फ्लक्स का अंदर क्रैक आने का चांसेस है। तो आपको ये सब चीज़ देखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, एक एज अ वेल्डिंग इंस्पेक्टर को पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, ये आपको समझ में आ गया कि वायर डाया लेंथ कितना होता है। वायर डाया मतलब ये जो हो गया वो डायामीटर हो गया। यहाँ पे फ्लक्स के साथ डाया गिनना नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा कंफ्यूज है कि ये फ्लक्स चढ़ गया फिर बाद में डाया गिना जाता है, ऐसा नहीं है। ये बोर जो है, बेर वायर है, उसी का डाया को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेंथ उसका कितना रहता है ये जो है यहाँ पे दिखाया है, और चिपिंग और कॉन्सेंट्रिसिटी यहाँ पे दिखाया है। और करेक्ट स्पेसिफिकेशन किसको बोलते हैं? E463B ऐसा करके करेक्ट स्पेसिफिकेशन है, यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। ये पूछाएगा नहीं, आपको याद रखने का ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेक, अभी इलेक्ट्रोड का बेकिंग कैसे करना है वो सब चीज़ के बारे में। चेक शुल्ड should also be made to ensure that the basic electrode have been thoroughly corrected and pre-used प्रोसीजर। आपको बेसिक इलेक्ट्रोड यूज करना है तो आपको सबसे प्री यूज्ड प्रोसीजर है, पहले आपको रिसीविंग इंस्पेक्शन करना है, रिसीविंग के बाद उसको प्रॉपर तरीके से स्टोरेज करना है, वो सब चीज़ प्रॉपर तरीके से चेक करना है आपको। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी 2 साल 3 साल पुराना इलेक्ट्रोड बहुत स्टोर में कॉर्नर में पड़ा रहता है, वो उसका कोई कंडीशन ही प्रॉपर नहीं है, फिर भी वो यूज़ कर लिया जाता है प्रोडक्शन में। तो वो सब चीज़ नहीं करना चाहिए। उसका एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर कैसा है वो समझाया है कि भी प्रोसीजर में क्या होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोड कंपनी में आता है तो उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर ह्यूमिडिटी में, प्रॉपर टेम्परेचर में आपको उसको मेंटेन करना है। फिर वो मेंटेन चार्ट भी लिखना है आपको डे बाय डे बुक में। और फिर आपको उसका इंस्पेक्शन करना है कि उसका केमिकल कंपोजिशन प्रॉपर है कि नहीं, उसमें टेंसाइल टफनेस जो है वो एज पर हमारा पीओ के हिसाब से ऑर्डर दिया है कि नहीं है। वो सब चीज़ हम चेक करने के बाद फिर हम इलेक्ट्रोड को बेकिंग करेंगे। बेकिंग करने के बाद उसको स्टोरेज ऑन करेंगे, स्टोरेज कंडीशन में डालेंगे। स्टोरेज कंडीशन के बाद फिर वेल्डर को ओवन में डालेंगे, फिर ओवन ले जाके वो प्लग करेगा और वेल्डर वहाँ से वेल्डिंग स्टार्ट करेगा। कुछ घंटे के बाद कुछ क्राइटेरिया दिया है। कोई लोग मैन्युफैक्चरर कभी कभी 8 आवर्स का बोलता है, कभी कभी 4 आवर्स का बोलता है। तो मैन्युफैक्चरर जो बोलता है वो हमको पहले फॉलो करना है। और अगर मैन्युफैक्चरर ने बोला है कि 8 आवर्स तक उसको इलेक्ट्रोड एक्सपोजर नहीं होना चाहिए एटमोस्फियरिक, तो 8 आवर के बाद तुरंत वेल्डर को बुला लेना है, भाई तुम्हारा इलेक्ट्रोड डाल, तुरंत मैं उसमें डाल देता हूँ। अगर 8 आवर के बाद आता है तो उसको वन टाइम रीबेकिंग करना चाहिए, और फिर आपको उस प्रायोरिटी में वो इलेक्ट्रोड को यूज करना चाहिए। दूसरी बार वही इलेक्ट्रोड सेम रिटर्न आता है तो उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। ठीक है, ऐसा सब प्रोसीजर में लिखा है, वो आपको देखेंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। ओके, अभी आपको बेकिंग कितना करना चाहिए? बेकिंग एज पर कोड बी एएसएमई बी 31 पॉइंट सॉरी एएसएमई सेक्शन 2C जो है उसमें एसएफए 5.1 है। अपना अपना जो भी इलेक्ट्रोड है, अगर अलॉय का इलेक्ट्रोड तो 5.5 लिखा है, अगर कार्बन स्टील का इलेक्ट्रोड है तो 5.1 में लिखा है कि आपको जनरली बेकिंग कितना करना चाहिए। अगर कार्बन स्टील का इलेक्ट्रोड है तो वहाँ पे सेक्शन 2C एसएफए 5.1 में लिखा है कि भाई 260 से आपका 260 से 425 डिग्री टेम्परेचर तक आपको बेकिंग करना चाहिए, 1 से 2 आवर्स तक। लेकिन यहाँ पे यूरोपियन स्टैंडर्ड क्या बोलता है? हैविंग बेक्ड एज अ करेक्ट टेम्परेचर टिपिकली 300 से 350 डिग्री सेल्सियस 1 आवर्स तक आपको प्रॉपर तरीके से बेकिंग करना है। देन हेल्ड इन होल्डिंग ओवन 150 डिग्री मैक्सिमम बेसिक इलेक्ट्रोड ऑन इश्यूड ऑफ द वेल्डर हीटेड क्वीवर। आपको देखो, आपने बेकिंग कर दिया, 300 से 350 1 आवर्स तक रखा एक बेकिंग ओवन में, उसको बोलते हैं मदर ओवन। ठीक है, मदर ओवन में रखने के बाद फिर वो इलेक्ट्रोड को निकालना है, फिर आपको वो होल्डिंग ओवन में डालना है। होल्डिंग ओवन में 150 डिग्री आपको मेंटेन रखना है, और फिर बाद में आप तुरंत वो इश्यू भी कर सकते हैं हीटेड क्वीवर में। क्वीवर मतलब यहाँ पे हम जनरली पोर्टेबल ओवन में वेल्डर को आप देके फिर आप यूज कर सकते हैं। मोस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोटिंग will deteriorate rapidly when a dump, and care shall be taken to inspect the storage facility to ensure that they are adequately dry and all electrode are storage in condition of the control humidity। तो मतलब क्या है, जब कोई फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो जब डंप हो जाता है
तब भी उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको यूज नहीं करना है। अगर वेट हो जाता है तभी भी आपको उसको यूज नहीं करना है। उसका इंस्पेक्शन स्टोरेज जो है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर स्टोरेज प्रॉपर तरीके से नहीं है तब भी प्रॉब्लम है। मैं देखा है बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, सब चीज पूरा क्वालिटी इंस्पेक्शन प्रॉपर तरीके से करवाती है, लेकिन उसका स्टोरेज ओवन में आप जाएंगे तो इतना कचरा रहेगा, आपको देखने के भी अच्छा नहीं लगेगा, उतना कचरा वहां पे रहेगा। और जो इलेक्ट्रोड है वो भी जहां तहां ऐसे ही पड़ा रहेगा। कभी कभी तो स्क्रैप फोल्डिंग का पाइप स्टोरेज के अंदर ही स्क्रैप फोल्डिंग पाइप उसी में पड़ा रहेगा। ओवन के अंदर, ओवन जो रहता है उसके अंदर इलेक्ट्रोड पड़ा रहेगा, लेकिन ओवन से निकाल के कम से कम वो जो बेकिंग ओवन या होल्डिंग ओवन है उसमें नहीं रखेंगे। ऐसा होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। वैक्यूम पैक्ड इलेक्ट्रोड में बी यूज्ड डायरेक्टली फ्रॉम द कॉटन ओनली इफ द वैक्यूम हैज बीन मेंटेन्ड। वैक्यूम पैक इलेक्ट्रोड है वो जनरली क्या आता है, वैक्यूम पैक इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन जाने का चांस नहीं होता है। उसी की वजह से आपको कोड भी ऐसा बोलता है कि वैक्यूम पैक इलेक्ट्रोड को डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली इसके लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि आप हाइड्रोजन वहां पे कंट्रोल ऑलरेडी वैक्यूम पैक करके किया है, और आपको वैक्यूम प्रॉपर है कि नहीं है वो भी आपको अंदर मेंटेन प्रॉपर तरीके से करना है और चेक भी करना है। ठीक है, मेंटेन तो आप नहीं कर सकते जनरली, लेकिन आपको कम से कम चेक तो करना ही है कि वो वैक्यूम पैक है कि नहीं है। ठीक है, जनरली क्या होता है जब वैक्यूम पैक इलेक्ट्रोड होता है तो क्या करते हैं, जब पैकेट बन जाते हैं हर एक लॉट में, जब मैन्युफैक्चरर रहता है वो पानी के अंदर 1 इंच तक डुबाएगा, कुछ सेकंड तक रखेगा, फिर वो वहां से निकालेगा, ऊपर से निकाल के फिर फाड़ के चेक करेगा कि अंदर पानी तो नहीं घुसा है। वो सब चीज की वजह से ऐसा एक इंस्पेक्शन मेथड है ये। ठीक है, वैक्यूम पैक इलेक्ट्रोड कैसे चेक करना है वो एक मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि ईसाब, तो ईसाब ऐसे करता है फिर बेचता है। हर लॉट में एक पैकेट ऐसा चेक करता है, लेकिन उसका जो क्वालिटी वाला ईसाब वाला है वो तो 100% ही चेक करता है। ठीक है, ओके। वैक्यूम पैक आपने इलेक्ट्रोड यूज किया तो हर शिफ्ट में आपको उसका देना पड़ेगा। क्योर में आप उसको हीटेड क्योर में आप वो वैक्यूम पैक इलेक्ट्रोड दे रहे हैं, फिर आपको हर शिफ्ट में रिटर्न भी लेना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं चलो पैकेट तोड़ा, तोड़ने के बाद में वेल्डर को दिया, वेल्डर के देने के बाद 2-2 दिन तक वो उसके ओवन में कुछ इलेक्ट्रोड जो वेल्डिंग नहीं हुए हैं वैसे पड़े रहेंगे तो वो नहीं चलेगा। वैक्यूम पैक इलेक्ट्रोड के ऊपर जनरली मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेशन लिखा रहता है कि वो 4 आवर्स तक एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर चलेगा, 8 आवर्स तक एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर चलेगा, तो आपको उसके हिसाब से फॉलो करना है। जनरली हर शिफ्ट वाइज 8 आवर, मोस्ट ऑफ जो मैन्युफैक्चरर है वो एक शिफ्ट का बोलते हैं, हर शिफ्ट में वो इलेक्ट्रोड फिर रिटर्न देना है आपको ओवन में। कैसे मैं बोलता हूँ, वैक्यूम पैक इलेक्ट्रोड आपके पास आया, उसको आपने काटा, काटने के बाद उसमें से इलेक्ट्रोड निकाला, वेल्डर को दिया, मैन्युफैक्चरर ने लिखा मैक्सिमम पर शिफ्ट, मतलब एक 8 घंटे का एक शिफ्ट आप गिनेंगे तो 8 घंटे में वो रिटर्न देना है। 50 इलेक्ट्रोड दिया, वेल्डर गया, वेल्डर मारा, उसमें 40 इलेक्ट्रोड उसने यूज किया, 10 इलेक्ट्रोड बच गया है उसकी एक शिफ्ट में, फिर वो 10 इलेक्ट्रोड वो ओवन में रहने देना नहीं है। वो वेल्डर को बोलना है तुम रिटर्न आओ, और वो जो 10 इलेक्ट्रोड बचा है उसको बेकिंग करने के लिए भेजना है आपको। बेकिंग के लिए ऊपर हमने डिस्कस किया, वैसे 300 से 350 मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन जो रहता है उसी के हिसाब से आपको बेकिंग करना है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज करना है। दूसरी बात, बेकिंग एक बार 1 टाइम आप कर सकते हैं, दूसरी बार आप बेकिंग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे वो 10 इलेक्ट्रोड आया, वो आपने बेकिंग किया, 1 घंटे तक बेकिंग करके फिर स्टोरेज ओवन में रखा, फिर एक दूसरे दिन वही वेल्डर या दूसरे वेल्डर को वो इलेक्ट्रोड दिया, फिर उस काम की वजह से उसने 5 ही इलेक्ट्रोड यूज किया, दूसरे 5 इलेक्ट्रोड यूज नहीं किया, तो उसको डिस्कार्ड करना है। ऐसा रूल्स है। ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन के हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको फॉलो करना चाहिए। ओके, अभी है कंज्यूमेबल फॉर टीग एंड जीटीए डब्ल्यू वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का जो फिलर रहता है उसी का कंज्यूमेबल के बारे में आज, फिलर, इलेक्ट्रोड, कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल, वो सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कंज्यूमेबल फॉर द जीटीडब्ल्यू वेल्डिंग कंजिस्ट एंड वायर एंड गैस। देखो, कंज्यूमेबल जो वायर है उसको भी कंज्यूमेबल गिनते हैं, गैस को भी कंज्यूमेबल गिनते हैं, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड है उसको भी कंज्यूमेबल ही गिनते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीज देखना है। कंज्यूमेबल मतलब इतना ही नहीं है खाली फिलर वायर, फिलर वायर का हमने स्टोरेज क्लियर कर दिया और प्रॉपर कर दिया तो ऐसा नहीं है। आपको गैस को भी प्रॉपर तरीके से स्टोरेज करना है, उसका वायर स्पूल है उसको भी, वायर है जो जैसे जीटीएडब्ल्यू में स्पूल नहीं आएगा, जीटीएडब्ल्यू में तो फिलर आएगा। ठीक है, तो फिलर का भी प्रॉपर तरीके से करना है। थ्रू
टंगस्टन इलेक्ट्रोड में ऑल्सो ग्रुप इन दिस, मतलब टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है उसको भी, जो अंदर टंगस्टन आता है हम डालते हैं नोजल के बीचों बीच में, उसको भी हम कंज्यूमेबल ही गिनते हैं। थ्रू इट इज कंसिडर अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रोसेस, ठीक है, थ्रू इट इज कंसिडर एज अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रोसेस। एक मिनट, हाँ, ओके, थ्रू इट इज कंसिडर एज अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रोसेस। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रोसेस क्यों बोला इसको, क्योंकि यहाँ पे टंगस्टन जो है वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, टंगस्टन कभी जल के बिल्ड मेटल के अंदर गिरता नहीं है। हाँ, अगर गिरेगा तो डिसकंटिन्यूटी गिना जाएगा, ठीक है, वो टंगस्टन इंक्लूजन गिना जाएगा। इसी की वजह से हम याद रखिए यहाँ पे टंगस्टन कभी खुद जलता नहीं है, ठीक है, खुद हाँ हीट होगा लेकिन खुद वो मेल्ट होके मेटल मेटल में गिरेगा नहीं। तो यहाँ पे इसी की वजह से उसको नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। द नॉन थ्रू इट इज कंसिडर्ड द नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रोसेस, the electrode is consumed by the erosion on arc and by grinding incorrect welding techniques, ठीक है, इनकरेक्ट वेल्डिंग टेक्निक्स भी वहां पे मे बी पॉसिबल हो सकता है। द वायर नीड टू बी अ वेरी हाई क्वालिटी एज अ नॉर्मली नो एक्स्ट्रा क्लीनिंग एलिमेंट कैन बी एडेड और द वेल्ड, जैसे हमने एक्स्ट्रा एलिमेंट एसएमडब्ल्यू वेल्डिंग जो था उसमें ऊपर स्लैग जो था उसमें कुछ चीज हमने डाला था हमारे प्रॉपर्टी इंप्रूवमेंट करने के लिए, सिलिका डाला था, मैंगनीज डाला था, पोटेशियम डाला था, सल्फ, हम उसमें सेल्यूलोज भी डाल सकते हैं, वो सब चीज डाल के हम बराबर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको फिलर ही रहता है, उसमें कोई आप एक्स्ट्रा एलिमेंट अलग से आप डाल नहीं सकते, ठीक है। The wire is refined and original casting stage to the very high quality where there is rolled and finally drawn drawn to the करेक्ट साइज। देखो यहाँ पे क्या होता है, जनरली एक सबसे बड़े पहले बड़ा सा वायर रहता है, ठीक है, बड़ा सा वायर कास्टिंग जब होता है वो कास्टिंग स्टेज में उसका क्वालिटी पहले से ही हाई रखा जा हाई हम रखते हैं और उसको खींचते हैं, वो खींचते खींचते वो जब जितना डाया चाहिए उसके हिसाब से फिर हमको उसको कट करते हैं, लेंथ जितना चाहिए उसके हिसाब से हम कट करते हैं उसको, और पहले से रोल करके पहले ऐसा तैयार किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने एसएमडब्ल्यू में बोला कि पहले उसमें लंबा सा एक बेर वायर तैयार किया जाएगा, फिर वो उसको जितनी साइज में चाहिए वो साइज में काट दिया जाएगा, फिर क्या करेंगे हम, वो कैक जो है वो स्लैग का स्लैग का कैक होता है वो एकदम ढीला रहता है चिंगम जैसा, ठीक है, उसको फिर पुश करेंगे, थोड़ा डालेंगे, एक मशीन रहता है उसको डाई मशीन बोलते हैं, डाई मशीन में डालेंगे, फिर उसमें हम कैक डालेंगे, फिर एकदम फोर्स से वहाँ पे प्रोसेस होगा, प्रोट्रूशन होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रोड खींचेगा उसमें ऑटोमेटिकली बाहर की साइड में वो फ्लक्स वहाँ पे बैठ जाएगा। तो वैसा एक प्रोसेस है। यहाँ पे क्या प्रोसेस है, आपको एक बड़ा सा पहले स्पूल पर तैयार कर देना है, फिर जितने साइज में चाहिए उसके हिसाब से आपको काट देना है। ओके, दूसरी बात, इट इज देन कॉपर कोटेड एंड कट into 1 meter length when the code is then stamped on the wire of the manufacturer, national recognition number and correct identification chemical composition। देखो आपको है ना कॉपर कोटेड उसमें होता है जनरली, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉपर का काम क्या है, कॉपर का काम है एटमॉस्फेरिक से रेजिस्टेंस करना, एटमॉस्फेरिक का इफेक्ट उसमें नहीं होने देना। तो यहाँ पे कॉपर भी हम लगाते हैं और हमको जितनी साइज में चाहिए वो कोड के हिसाब से 1 मीटर चाहिए तो 1 मीटर, 1.5 मीटर चाहिए तो 1.5 मीटर, जितना इतना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कोड के हिसाब से हम उसको काट देंगे। फिर काटने के बाद एक साइड पे मैन्युफैक्चरिंग का स्टैंपिंग लगाएंगे, जो भी मैन्युफैक्चरिंग का स्टैंपिंग रहेगा वो नेशनल रिकॉग्नाइजेशन नंबर जो उसको डालना है, जैसे कि E7018 ईसाब E7018 ऐसा डालना है तो ऐसा भी पंचिंग कर सकते हो मैन्युफैक्चर, लेकिन लास्ट पॉइंट में वो सब चीज पंचिंग करना है। और वो पंचिंग कितना होना चाहिए, कौन से कलर का होना चाहिए, एसएमडब्ल्यू में कौन से कलर का होना चाहिए वहां पे क्लियर करते ये लिखा है कि भाई ब्लैक कलर का होना चाहिए कोड में, ठीक है, ब्लैक या रेड कलर का, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेंसिलिंग और हार्ड पंचिंग करना है क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है लिखना, ठीक है। इसी की वजह से जनरली क्या होता है इसमें लास्ट साइज जो रहता है फिलर का लास्ट 70S2 तो लास्ट में है ना लिखा रहता है उसका पंचिंग, और पंचिंग का स्टैंपिंग रहता है, ठीक है। और कलर कोडिंग भी रहता है, कोई रिक्वायरमेंट है किसी का कलर कोडिंग का तो यहाँ पे भले ही नहीं लिखा है कलर कोडिंग का, लेकिन
वो वहाँ पे कलर कोडिंग भी जितना जिसको चाहिए उसके हिसाब से, अगर एसएस का है तो उसमें येलो कलर जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कलर कोडिंग होता है। द ग्रेड ऑफ द वेयर द ग्रेड ऑफ द वायर is selected from the table of composition wire and mostly copper coated within the inhibit which inhibit effect the corrosion। तो आपको कौन सा ग्रेड का पंचिंग करना है वो भी आपको कोड के हिसाब से, उसका कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन किसका मिलता है उसके हिसाब से आपको पंचिंग करना है। और मोस्टली कॉपर कोटेड जो वायर रहता है वो उसका कोरोजन इफेक्ट नहीं होता है, उसी की वजह से होता है, याद रखिए आप। गैस फॉर टीग वेल्डिंग जनरली इनर्ट प्योर। हाँ देखिए, अभी ये यहाँ पे मैं ये सब चीज़ लाइन बाय लाइन समझाएगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको जनरली बोल देता हूँ। गैस जो है उसका प्योरिटी हाई होना चाहिए, उसका प्योरिटी 99.999% होना चाहिए। वो कहाँ लिखा है? ASME सेक्शन 2C SFA 5.32 में आप जाएंगे तो वहाँ पे क्लियर लिखा है, उसका आपको इंस्पेक्शन भी करना है। और दूसरी बात, आप ये हो गया गैस का। फिर गैस में दो टाइप रहता है, एक हीलियम भी रहता है, आर्गन भी। वैसे तो जनरल ज़्यादा टाइप के रहते हैं, लेकिन यूएसए में जनरली हीलियम यूज होता है क्योंकि वो हॉटर गैस है और जनरली यूएसए में जल्दी से पाया जाता है, इसकी वजह से यूएसए हीलियम यूज करता है। मैंने ऑलरेडी मेरे पहले के सेशन में स्टेनलेस स्टील का एक सेशन किया था, उसमें ये सब चीज़ बात ऑलरेडी डेप्थ में समझाया है कि भाई यूएसए में हीलियम क्यों यूज होता है, रशिया में हीलियम क्यों यूज होता है, इटली में हीलियम क्यों यूज होता है, हमारे एशियन कंट्रीज जो है मोस्ट ऑफ आर्गन क्यों यूज होता है, वो सब चीज़ के बारे में वहाँ पे डेप्थ में स्टेनलेस स्टील के बारे में जब समझाया था तब मैं करवाया था, तो आप वो समझ लीजिए। और हीलियम में यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि ऑलरेडी मैं बाद में समझाएगा ही कि जो हीलियम है वो एयर से थोड़ा ज़्यादा लाइटर है और एयर से थोड़ा हल्का है, इसी की वजह से हीलियम को जनरली पर्जिंग में भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखिए। आर्गन को जनरली पर्जिंग में हम यूज करते हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि वो एयर से थोड़ा डेंस है और हेवियर है, उसी की वजह से जहाँ पे आर्गन पास होगा उसके अगल बगल में एयर को निकाल देगा और वहाँ उसकी जगह आर्गन लेगा, तो उसी की वजह से जनरली हम उसको भी यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है जहाँ पे शील्डिंग पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है, जहाँ पे हम पर्जिंग पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे इंसर्ट भी लगाते हैं। इंसर्ट कहाँ लिखा है? ASME सेक्शन 2C SFA 5.30 में पूरा इंसर्ट के बारे में पूरा डेप्थ में मैं लाइन बाय लाइन समझाया था कि भाई उसका डायमेंशन, साइज, लेंथ, वेट कितना होना चाहिए, कौन सा केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए, सब चीज़ के बारे में। और इसको फ्यूजन इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक बोट कोप सीओ ऑफ यूएसए, उस वही कंपनी ने उसको डेवलप किया था, इसी की वजह से उसको ईबी ईबी इंसर्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बोट कोऑपरेटिव ऑफ यूएसए, ऐसा करके उसका नाम है। इसके लिए उसको उसी ने इनोवेशन किया था, उसी की वजह से उसको ईबी बोलते हैं और इंसर्ट वहाँ पे लगाया जाता है। कभी कभी क्या होता है आपने देखा होगा गोल्डन जॉइंट है वहाँ पे कभी कभी पॉसिबल नहीं है वो ये सब चीज़ करना है, उसी की वजह से वहाँ पे अलग तरह से इंसर्ट भी लगाया जाता है। इंसर्ट अगर नहीं लगा सकते हैं तो आप दूसरा वहाँ पे पर्जिंग पेपर, सॉल्युएबल पर्जिंग पेपर लगा के पर्जिंग करना चाहिए, लेकिन आपको पर्जिंग तो करना ही है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी है, जैसी बोट एप्लीकेशन है या हमारा ऑफसी जो सॉरी ये आपका सी के अंदर जो वर्क होता है वो उसी में ज़्यादातर ये इंसर्ट यूज होता है, उसी की वजह से यहाँ पे दिया है, ठीक है। मिग मैग वेल्डिंग का जो कंज्यूमेबल है उसके बारे में थोड़ा मैं जल्दी से बोल देता हूँ। मिग मैग कंज्यूमेबल जो है वो एक वायर स्पूल में आता है। वायर स्पूल में क्या होता है, वायर स्पूल में बहुत सारा केजी में वो रहता है और ज़्यादातर उसमें प्रोडक्टिविटी इसका हाई इसका होने का रीज़न ये है क्योंकि फिलर क्या होता है, जीटीएडब्ल्यू में हम एक हाथ से थोड़ा थोड़ा डालते हैं, एसएमएडब्ल्यू में इलेक्ट्रोड डालते हैं, लेकिन मिग में ऐसा नहीं है। मिग मैग में क्या होता है, एक वायर स्पूल रहता है, उसमें बहुत सारा फिलर ऑलरेडी वायर उसमें रहता है और वो जनरली मशीन के साथ अटैच रहता है और वायर स्पूल घूमेगा और आपका स्पीडर फरेगा और स्पीडर फरने के बाद आपका वेल्डिंग होता रहेगा। कंज्यूमेबल ऑफ और मिग मैग वेल्डिंग कंजिस्ट ऑन द वायर एंड गैस। उसमें क्या दो टाइप का कंज्यूमेबल है, वायर भी है और गैसेज भी है, ठीक है। ओके यहाँ पे ऊपर में एक समझाना भूल गया, एक जीटीडब्ल्यू में क्या होता है, एक सिरेमिक कैप होता है, तो सिरेमिक कैप वेरी हार्ड होता है, वो हाथ में से गिर जाता है तब भी प्रॉब्लम है, इसके लिए अच्छी तरह से उसको स्टोरेज करना चाहिए और वो भी कंज्यूमेबल में ही गिना जाएगा। ओके, कंज्यूमेबल फॉर मिगमेग वेल्डिंग। मिगमेग वेल्डिंग में वायर है और गैस है, दोनों कंज्यूमेबल है, ठीक है। वायर का आपको पता है कि भाई वो स्पूल में आता है और स्पूल के ऊपर हम जनरली कॉपर कोटिंग करते हैं। आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आएगा आपका, इससे बोल देता हूँ, मिगमैग वेल्डिंग में कौन सा डिसकंटिन्यूटी आता है, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको कॉपर इंक्लूजन, टंगस्टन इंक्लूजन, सिलिका इंक्लूजन और स्लेग ऐसा करके ऑप्शन रहेगा, तो आपको उसमें कॉपर इंक्लूजन आंसर देना है, ठीक है। क्योंकि सिलिका हमारा ये जो वायर है उसमें बाहर की साइड में
कॉपर लगाया जाता है, उसका रीजन ये है वायर फीड के साथ उसको घिसेगा, वो घूमेगा, घूमेगा तो उसके हिसाब से करंट पास होगा, और कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए भी जनरली वो लगाया जाता है, ये भी याद रखिए आप। उसी की वजह से हम लोग को कॉपर इंक्लूजन आने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, उसका साइज क्या है इलेक्ट्रोड फिलर का, कि 0.6 से 1.6 के डाया में मिलता है, और 1 kg रील का रहता है, और जनरली 15 kg ड्रम का अंदर होता है, उसमें इतना वेट वाला होता है। ठीक है, मिग वेल्डिंग, मैग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग है नॉन फेरस में यूज होता है, मैग वेल्डिंग फेरस मेटल में यूज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मिग वेल्डिंग नॉन फेरस में यूज होता है, फेरस में यूज होता है, मैग वेल्डिंग नॉन फेरस में यूज होता है। बराबर ही बोला ना, हाँ बराबर है। ओके, फिर क्या होगा, पर प्योर आर्गन जो है उसमें मिग वेल्डिंग में यूज होता है, वेरी स्टेबल है और पुअर पेनेट्रेशन है, लो स्पेटर लेवल है। जैसे ही CO2 आएगा, CO2 क्या है, वाटर गैस है, इसके लिए वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, ये और उसी की वजह से ज़्यादा आपको हाई लेवल ऑफ स्पेटर आने का चांसेस CO2 वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा है इस पर। लेकिन उसका पेनेट्रेशन गुड है, पेनेट्रेशन गुड होने का रीज़न ये है, ऑलरेडी मैं समझाया है कि CO2 जो है इन द डेप्थ तक जाएगा, और जब डेप्थ तक कुछ भी जाएगा तो वो CO2 जहाँ से डेप्थ तक, वाटर गैस है, डेप्थ तक जाएगा, वहाँ पे ऊपर से जो गिर रहा है, मेल्टिंग मेल्टिंग जो गिर रहा है, वो मेल्टिंग भी डेप्थ तक जाएगा, उसी की वजह से यहाँ पे पेनेट्रेशन ज़्यादा होता है। तो आपको ये सब चीज़ याद रखना चाहिए। और मिग वेल्डिंग जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस है, उसमें एकदम फिक्स रहता है, आगे का टॉर्च टू आर्क लेंथ उसका फिक्स रहता है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा मुझे समझाने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये सबको पता ही है, लेकिन ऑलरेडी मिग में आएगा तो मैं ज़्यादा डेप्थ में एक एक पॉइंट समझाएगा। प्योर CO2 मैग वेल्डिंग में यूज होता है, डीप ट्रांसफर में यूज होता है, गुड पेनेट्रेशन है, आर्क स्टेबिलिटी उसका लेवल स्पेटर हाई है। ठीक है, देखो CO2 आएगा वहां पे स्पेटर हाई आएगा, आप ये फंडा याद रखिए। हीलियम आएगा वहां पे स्पेटर आएगा, ये फंडा याद रखिए। आर्गन आएगा वहां पे स्पेटर कम आएगा लेकिन पेनेट्रेशन पुअर आएगा, ये भी फंडा याद रखिए। CO2 हीलियम वो कैसे गैस है, वाटर गैस है, तो आप ये भी याद रखिए। ठीक है, भले यहाँ पे कुछ भी बहुत सारा चीज लिखा है, ये सब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन जनरली आपको ये सब चीज बता देता हूँ। लेकिन जब गैस का लेक्चर करेंगे उसमें मैं डेप्थ में समझाएगा। SMW SW वेल्डिंग, चिल्ड मेट सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। ठीक है, उसमें दो टाइप के कंज्यूमेबल रहते हैं, एक फ्यूज्ड फ्लक्स रहता है और एग्लोमरेटेड फ्लक्स रहता है। फ्यूज फ्लक्स कैसे बनता है मैं जनरली बोल देता हूँ। जनरली क्या होता है, बहुत सारे पार्टिसिपेट मिलते हैं, मिक्सचर आप डालते हैं। ठीक है, मिक्सचर में क्या होता है, बहुत सारी चीज होता है, फ्लक्स का अलग अलग टाइप का रिक्वायरमेंट जितना है उसके हिसाब से अलग अलग आप उसमें मिक्सचर डालेंगे। वो मिक्सचर क्या होगा, 1000 डिग्री टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर में बेकिंग होगा। बेकिंग होने के टाइम पे वो इतना टेम्परेचर ज़्यादा है तो सब चीज़ मेल्ट होके एक फॉर्म बना देगा, सॉलिड फॉर्म बनाएगा। जब वो कोल्ड होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, फिर आपको वो फ्लक्स कैसे बनता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, फ्यूज्ड फ्लक्स कैसे बनता है, फ्यूज्ड फ्लक्स आर मिक्स्ड together and backed very high temperature where all component fused together। मतलब जितने भी आप कंपोनेंट डालते हैं वो सब चीज फ्यूज हो जाएगी। कौन से कंपोनेंट डालना है आपको, आपकी वेल्डिंग में जो जो रिक्वायरमेंट है, पोटेशियम सल्फर सॉरी पोटेशियम है, फिर आपका सेल्यूलोज है, फिर आपका मेटल पार्टिसिपेट है, फिर आपका मैंगनीज है, फिर आप अगर कभी भी कोई कॉपर डालना चाहता है तो कुछ कॉपर है, जो भी रिक्वायर सिलिका डालना है तो वो सब कंपोनेंट मिलेंगे। 1000 डिग्री टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर में वो हीट होगा, बेकिंग होगा, उस टाइम पे मेल्ट होके फिर ठंडा होगा तो फिर एक सॉलिड फॉर्म बनाएगा। फिर उसको एक क्रश कर देना है, कुछ पल्वराइज्ड हमारा रहता है मशीन, पेल्वराइज्ड मशीन जो रहता है उसमें आप क्रश कर देंगे, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल बना देंगे। देखो ये हाथ से नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसा सोचेंगे कि ये सॉलिड को, मेटल को आप हाथ से पाउडर बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। उसको पल्वराइज्ड मशीन जो आता है उसमें आप क्रश करेंगे, और क्रश करने के बाद वो पार्टिकल स्मॉल स्मॉल साइज हो जाता है। फिर स्मॉल स्मॉल साइज आपको हाथ में आप लेंगे ना तो वो पार्टिकल साइज आपको हाथ में भी खूंचेगा, आपको ब्लड भी निकाल देगा, इतना भी शार्प होता है। इसी की वजह से ध्यान रखना चाहिए आपको, ये भी और ओके, ये हो गया आपका पाउडर फॉर्म बन गया। पाउडर फॉर्म बनने के बाद फिर आप उसमें जो भी डालना चाहते हैं फिर बाद में डाल नहीं सकते, पहले आपको जो भी डालना था वो आप डाल दीजिए, बाद में आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ठीक है, ये तो
टाइप है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ये जनरली यूज भी नहीं होता है, बहुत कम यूज होता है। लेकिन एग्लोमरेटेड फ्लक्स है, उसमें क्या होता है, उसमें आपका बेकिंग टेम्परेचर लोअर रहता है, और जितना भी कंपोनेंट डालना है पहले डाल दीजिए, फिर आप उसको बेकिंग करिए, फिर उसको घुमाइए, ब्लेंडिंग पाउडर जैसा बनाते हैं वैसे एक पल्वराइजर मशीन है उसमें घुमाइए, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना घरघंटी, घरघंटी में ऐसा रख के उसमें डालिए और पाउडर फॉर्म बना दीजिए, फिर वो हो गया एग्लोमरेटेड फ्लक्स तैयार। एग्लोमरेटेड फ्लक्स में क्या होता है, पहले सबसे पहले कंपोनेंट जितना आपको चाहिए वो सब डालिए, डालने के बाद फिर उसको बेकिंग करिए, बेकिंग करने के बाद फिर उसको पोलराइज्ड पाउडर फॉर्म बनाइए, फिर पाउडर फॉर्म बनाने के बाद वो फ्लक्स तैयार हो जाता है। और वो फ्लक्स में आप बाद में भी कुछ भी आपको एग्जांपल के तौर पे आपको मैंगनीज ऐड करना है, कुछ सिलिका ऐड करना है, तो बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं। जनरली सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यही फ्लक्स यूज होता है। तो ओके, सब ये सब चीज में करवाया, उसका रीजन ये है, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इसके लिए इतना फास्ट चला, ठीक है। एग्लोमरेटेड फ्लक्स में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन वो जो ये जो फ्यूज्ड फ्लक्स है उसमें मैं टेम्परेचर बोला, वो टेम्परेचर क्वेश्चन में आएगा, इसके लिए आप याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ ये आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसमें से टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और चारों का 4 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर में डिस्कस किया, और जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप केयरफुली आंसर देंगे तो आप पास होने का चांसेस ज्यादा है। 5 पेपर है, पहला पेपर है जनरल, दूसरा स्पेसिफिक, तीसरा है चैप्टर हमारा, सॉरी तीसरा पेपर है हमारा पाइप का प्रैक्टिकल,